दोस्तों जय हिंद। मैं हूँ रवि शुक्ला और आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यू भारत। द न्यू भारत की तरफ से हम उम्मीद करते हैं आप जहां भी हैं स्वस्थ हैं, मस्त हैं और व्यस्त हैं। आज शनिवार की शाम, घड़ी बजा रही है ठीक 8:04 और हम लेकर आते हैं टीएनबी का टीएनबी किताब शनिवार की प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी के साथ। एक बार पुनः प्रोफेसर जितेंद्र जी हमारे साथ उपस्थित हैं, साहित्य के खजाने से एक नई पुस्तक, एक नई किताब के साथ। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी। नमस्कार सबको। और स्वागत के साथ में सर के हम स्वागत करते हैं हमारे उन दर्शकों का जो हमारे साथ अभी उपस्थित हैं और जो बाद में इस कार्यक्रम को देखेंगे। आज सर ने जो किताब चुनी है, जिस किताब का चयन किया है, वह किताब अपने आप में अनोखा शीर्षक रखती है और शीर्षक के साथ में ही उसका अपनी एक विविधता है, बाघ उपाख्यान। आज आदरणीय सर बात करने जा रहे हैं बाघ उपाख्यान के ऊपर में। और बाघ उपाख्यान की जो लेखिका हैं, कवित्री हैं, ये कविता संग्रह है गायत्री बाला पंडा और इसका अनुवाद किया है राजेंद्र प्रसाद मिश्र जी ने। तो इस किताब के बारे में अधिक जानकारी देने से पहले, सर तक पहुंचने से पहले, मैं जो इसके प्रकाशक हैं उनके वेबसाइट पर जो चीज लिखी है इस किताब के बारे में, वो आप तक पहुंचाना एक बार पुनः अपनी नैतिक जिम्मेवारी समझता हूं कि बाघ को नहीं मालूम कि इंसानों की दुनिया में उसे लेकर कितनी घटनाएं घटित होती हैं, कितनी कहानियां, कितनी किंवदंतियां, कितनी कल्पनाएं। यह बाघ उपाख्यान शीर्षक के तहत 55 कविताएं सिर्फ बाघ की नहीं, मनुष्यों के भीतर और उसके समाज में मौजूद बाघपन की कविताएं हैं। अब इसका अर्थ यदि हम समझ गए तो इसके भीतर में जो लिखा है, सर आपको उसके बारे में अधिक बताएंगे कि सिर्फ बाघ की नहीं, मनुष्यों के भीतर और उसके समाज में मौजूद बाघपन की कविताएं, उस हिंसा और अमानवीयता के अन्वेषण की कविताएं जिनके सामने सचमुच बाघ के प्राकृतिक भयावहता निरीह मालूम होने लगती है। अधिक जानकारी, किताब पर अधिक चर्चा के लिए सर का रुख करते हैं। सर, स्वागत है। धन्यवाद रवि जी। और आपने सूचना दे दी इस किताब के बारे में। गायत्री बाला पंडा के 2 संग्रहों पर हम लोग इस कार्यक्रम में पूर्व में भी चर्चा कर चुके हैं। वो समकालीन उड़िया की बहुत महत्वपूर्ण कवित्री हैं, उनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिल चुका है। और ये संयोग है कि जिस किताब पर हम लोगों ने चर्चा की थी, उसी किताब पर उन्हें उसके कुछ महीनों बाद पुरस्कार मिला था साहित्य अकादमी का। यह जो उनका नया संग्रह है बाघ उपाख्यान, मूल रूप से यह उड़िया में प्रकाशित है, लेकिन इसे हिंदी में उपलब्ध कराया है उड़िया से हिंदी में श्रेष्ठ अनुवाद करने वाले प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद मिश्र जी ने। और मिश्र जी लगातार यह काम करते रहते हैं और उन्होंने एक ढंग से कहें तो उड़िया और हिंदी के बीच एक ऐसे सेतु का काम किया है जिसकी जितनी आप प्रशंसा कर सकें वो सब कम होगा। यह संग्रह जब मैं पढ़ रहा था तो केदार जी तो याद आए ही, केदारनाथ सिंह बाघ नाम से उनका भी एक संग्रह है। आरंभ में कुछ कविताएं आई थी 80 के दशक में बाघ को लेकर केदार जी की, बाद में वह एक पूरा संग्रह प्रकाशित हुआ। उसके बाद अब गायत्री जी का है, लेकिन मुझे याद आया कि उड़िया के एक बड़े कथाकार, बल्कि कहना चाहिए कि उड़िया में लिखने वाले भारत के एक बड़े कथाकार गोपीनाथ महंती की एक कहानी है बघेई। यानी कि यह जो बाघ का कह सकते हैं रूपक है, बाघ का यह एक कवियों और कथाकारों और साहित्यकारों के लिए जो यह रूपक है वो बहुत दिनों से लुभाता रहा है। गोपीनाथ महंती ने भी उसके बहाने अपने दौर की एक राजनीतिक कथा कही थी। केदारनाथ सिंह भी जब बाघ पर कविताएं लिखते हैं तो वो अपने पूरे कालखंड की राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक समीक्षा प्रस्तुत करते हैं। और जब मैं इस संग्रह को पढ़ रहा था बाघ उपाख्यान गायत्री बाला पंडा का, तो मुझे लगा कि गायत्री बाला पंडा ने भी यही काम किया है। मैं इसकी भूमिका देख रहा था और मुझे बहुत अच्छा लगा जब गायत्री बाला पंडा ने लिखा है कि उन्होंने बाघ पर एक कविता लिखी और वो एक पत्रिका के पूजा अंक में प्रकाशित हो गई।
कुछ दिनों बाद उन्हें उड़िया में अनूदित केदारनाथ सिंह की बाघ श्रृंखला की कोई एक कविता पढ़ने को मिली और उन्हें ये लगा कि जिस कविता से वो परिचित नहीं थी, लगभग उसी संवेदना की कविता उन्होंने उड़िया में लिखी है। फिर धीरे-धीरे जैसा कवियों के साथ होता है, इस भूमिका से ये पता चलता है कि उन्होंने इस श्रृंखला में जो 55 कविताएँ हैं, 55 कविताएँ लिखी। हमारे साथ में आदरणीय जितेंद्र श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं और जितेंद्र जी के साथ शायद कुछ तकनीकी दिक्कत हुई है और उनका नेटवर्क हमारे साथ डिस्कनेक्ट हुआ है। हमारे साथ जितेंद्र जी आज बात कर रहे हैं बाघ उपाख्यान पर, जो गायत्री बाला पंडा जी की लिखी हुई है, जिसका अनुवाद किया है राजेंद्र प्रसाद मिश्र जी ने। बाघ उपाख्यान जो कविता संग्रह है, इसके भीतर में मनुष्य समाज को उसे कितने अच्छे ढंग से जान चुका है। अपनी पूरी ताकत के बावजूद वह इतना कमजोर हो चला है कि अब मनुष्य ही नहीं, उसके संरक्षण चाहने वाले पर भी सवाल उठने लगे हैं। जो कविता संग्रह है, ये आपको न सिर्फ बाघ की प्रवृत्ति से बल्कि साथ-साथ में मनुष्य की प्रवृत्ति से भी परिचित करवाता है। सर, एक बार पुनः स्वागत है। तकनीकी समस्याएँ आ जाती हैं कई बार। तो मैं ये कह रहा था कि और जैसा कि कवियों के साथ होता ही है कि एक क्रम में चीज़ नहीं बनती, तो गायत्री बाला पंडा ने 55 कविताओं 55 खंडों में बल्कि कहना चाहिए, 55 खंडों में एक लंबी कविता लिखी है। ये अलग-अलग कविताएँ भी हैं, हर खंड को आप अलग कविता की तरह भी पढ़ सकते हैं, स्वतंत्र कविता की तरह पढ़ सकते हैं और इन कविताओं के भीतर एक अन्विति महसूस करते हुए इसे एक लंबी कविता के रूप में पढ़ सकते हैं। ये इसकी विशिष्टता है और यही होना भी चाहिए। जब कोई श्रृंखला आप लिखें तो उस श्रृंखला के में ये ताकत होनी ही चाहिए कि अगर उसे कोई स्वतंत्र पढ़े तब भी उसे कुछ मिल जाए और जब कोई उसे अलगा कर पढ़े, अ, अलग-अलग पढ़े तब भी मिले और जब मिला कर पढ़े तब भी चीज़ मिल जाए। जब मैंने इसको पढ़ना शुरू किया था किताब मिलते ही, और मैंने तय किया था कि इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। बीच में चूँकि अपना कार्यक्रम स्थगित रहा लंबे समय तक। ये कविता संग्रह शुरू होता है रवि जी, बहुत छोटी-सी कविता के साथ, छोटे अंश के साथ इस संग्रह की शुरुआत होती है। जगह-जगह पंजों के निशान, जगह-जगह अंधकार, शायद इतना ही काफ़ी है उजाड़ने को संसार। कविता बराबर अपनी व्यंजना में होती है। अब इस इन पंक्तियों की, इन 4 पंक्तियों की व्यंजना को अगर आप देखेंगे, इन 4 पंक्तियों की व्यंजना में उतरेंगे अगर आप, तो आप समझ पाएँगी कि यह जो अ, कवि है, यह कवि कहना क्या चाहती हैं, गायत्री बाला पंडा। यह पूरे कालखंड, अपने कालखंड में जो तमाम तरह का अंधेरा है, उस अंधेरे को रेखांकित करना चाहती हैं। जो तमाम तरह के बाघ आ गए हैं, जंगल में रहने वाला बाघ ही नहीं, जो तरह-तरह के बाघ आ गए हैं, उन बाघों की पहचान, ये जो पंजे हैं, पंजों के निशान कवित्री जिनका ज़िक्र कर रही है, उन्हें ठहर कर देखने की ज़रूरत है कि ये खूनी पंजे किनके हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत सारे लोग हमारे और आपके बीच ही हैं मनुष्य के रूप में, लेकिन वो मनुष्य नहीं हैं, दरअसल बाघ हैं और आदमखोर बाघ हैं, हिंसक बाघ हैं। तो गायत्री बाला पंडा ने बहुत क्रमशः इन चीज़ों को डेवलप किया है इसमें और कई खंड तो इतने मार्मिक हैं कि देर तक वहाँ ठहरने का मन करता है, रुकने का मन करता है और पलट कर जब हम देखते हैं अपने समाज को और सिर्फ़ अपने समाज को क्यों, पूरी दुनिया में जो मनुष्य समाज है जब उसको हम देखते हैं तो पाते हैं कि सब आक्रांत हैं। यह अंधेरा सबको अपने आगोश में लिए हुए है। जिस अंधेरे का ज़िक्र बहुत पहले जयशंकर प्रसाद ने चिंता सर्ग में किया था, कामायनी में, हिंदी के बड़े कवि, महाकवि भारत के, किया था, वह अंधेरा अलग-अलग समयों में अलग-अलग ढंग से वो मुक्तिबोध के वहाँ भी आता है। वह केदारनाथ सिंह के वहाँ भी आता है, वह रघुवीर सहाय के वहाँ भी आता है और वह
उड़िया में लिखने वाली एक भारतीय कवि गायत्री बाला पंडा के इस संग्रह में भी आता है। खिड़की दरवाजे बंद हो जाते हैं, गांव की गलियों में दौड़ता रहता है बाघ। रास्ते का अंत कहाँ है, कहाँ कहाँ, जीवन का लक्ष्य कहाँ है, कहाँ कहाँ, प्रश्न समा जाता है शून्य में, बाघ दौड़ता रहता है बिजली की रफ्तार से। अब कवि आपको लगातार यह बताने की कोशिश कर रही हैं, बाघ को दिखाने की कोशिश कर रही हैं, देखना तो हमको और आपको है इस बाघ को, पहचानना भी हमको और आपको है इस बाघ को। किस तरह नए आवरण में, नए वस्त्र में बाघ बदल बदल सा जाता है, वो चमत्कृत करने लगता है, लेकिन उसके भीतर की हिंसा का क्या करेंगे? उसके भीतर जो चीज एकदम रची बसी है उसकी रक्त मज्जा में, उसका क्या करेंगे? इसकी संग्रह की का जो 46वां खंड है, उस 46वें खंड को अगर आप पढ़ेंगे तो थोड़ा लंबा खंड है वो, लेकिन वह यह बताता है एक साथ मनुष्य जीवन की विवशताएं और सत्ता संरचना की जो बारीकियां हैं, सत्ता संरचना में शोषण के जो कह सकते हैं अवयव हैं, उन सब की पहचान कैसे की जा सकती है। एक ये सीधे पाठकों को संबोधित कविता है। पाठकों, एक कहानी सुनाती हूँ, सुनो। सोचो तो कहानी है, सोचो तो सच्चाई। बूढ़े माँ बाप, रोगहा बेटा, 1 जून खाया तो दूसरे जून उपवास, ऐसे में नौकरी ढूंढने निकल गया वेणुधर। और यह वेणुधर कोई अकेला नहीं है, कोई भी हो सकता है वेणुधर। इस महादेश के किसी भी हिस्से में आपको वेणुधर मिल सकता है। उसको अलग से ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है आपको। नौकरी मिली सर्कस पार्टी में, मालिक बोले बाघ हमारा मर गया है, खेल मंदा पड़ गया है, नौकरी पक्की समझो, बाघ बन सको तो। वह आदमी बाघ बना, नाचा कूदा, खेल करतब से दर्शकों का दिल जीत लिया, मिली सबकी शाबाशी, तालियों से और उत्कंठा भरी नजरों से। कूदते कूदते एक दिन जा गिरा वह बगल वाले पिंजरे में, जिसमें एक सिंह भीषण गर्जन तर्जन करके दिखा रहा था खेल तरह तरह की मुद्राओं में। बाघ डर से कांपने लगा, याद आने लगे उसे बूढ़े माँ बाप, कंकाल बन चुका रोगहा बेटा, पत्नी और जिन जिन से लिए थे उधार, उन्हें चुकता न करके इस तरह अचानक खत्म होने की बात। बाघ रोने लगा, दर्शक दीर्घा में दिखने लगी उत्कंठा, शुरू होगा अब बाघ सिंह का दमदार खेल। बाघ रोता रहा, कोसने लगा अपने नसीब को, इससे तो अच्छी थी गरीबी। सिंह ने कसकर दबोच लिया बाघ को, बाघ के प्राण वायु उड़ जाएंगे सचमुच। दर्शक खड़े हो चुके थे, दर्शक खड़े हो चुके हैं अपनी अपनी जगह यह देखने, बाघ या सिंह किसमें ज्यादा ताकत है। सिंह ने फुसफुसा कर कहा बाघ के कान में, अरे डर मत, मैं भी हूं तेरी ही तरह, अरे डर मत, मैं भी हूं तेरी ही तरह, साला पेट के लिए ही तो यह सब नाटक। यह एक कविता भारत की साधारण जनता के जीवन के बारे में बात करती है। यह एक कविता उस पूरे पूंजीवादी तंत्र की बात करती है जहां साधारण आदमी सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किए जाने के लिए है। यह एक कविता यह बताने की कोशिश करती है कि जिनके पास 2 वक्त खाने का इंतजाम नहीं है, उन लोगों को कैसे सत्ता बाघ और सिंह के रूप में पेश करके अपना काम सिद्ध कर लेती है। उनका पेट वैसे ही रह जाता है। कैसे? यह जो पूरा शोषण का तंत्र है वह कितनी बारीकी से काम करता है कि हमें और आपको पता ही नहीं लगता। कई बार लगता है कि वह हमारा सहयोग कर रही है सत्ता, लेकिन दरअसल वो हमारा इस्तेमाल कर रही होती है। तो गायत्री बाला पंडा ने बड़ी खूबसूरती के साथ, बड़ी शिद्दत के साथ जीवन के, समाज के, संस्कृति के और आर्थिक
मसले के इन सब पहलुओं को, मार्मिक पहलुओं को पहचाना है और उसे रेखांकित किया है, यहाँ पर रखा है। ये इस तरह की कविताएं ही दरअसल अपने समय को समझने का रास्ता देती हैं। रूपक के माध्यम से हमारे पास कहने के लिए बहुत कुछ होता है, बशर्ते कहने वाले में सामर्थ्य होनी चाहिए। जो कवि है उसमें ये सामर्थ्य होनी चाहिए कि वो अपनी बात को कैसे कह ले, कैसे बता ले लोगों को। आप केदारनाथ सिंह की बाघ कविता पढ़ेंगे, उस पूरी श्रृंखला को पढ़ेंगे, तो आप देख पाएंगे कि कैसे 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लिखी गई वह कविता 21वीं सदी के आरंभिक वर्षों में और अधिक प्रासंगिक हो उठी है। गायत्री बाला पंडा की एक हमारे साथ में जितेंद्र हुआ जी है। जुड़े हुए हैं, लेकिन जी सर प्लीज। तो गायत्री जी ने तरह तरह के बाघों से हमारा परिचय कराया है। भिन्न भिन्न किस्म के बाघ इस कविता में आते हैं और तब अचानक पाठक की आंख खुलती है, अरे बाघ इस रूप में, हमने तो इसको पहचाना ही नहीं था। यह तो मेरे पड़ोस में रहता है, यह तो मेरे मोहल्ले में ही है, ये तो मेरे शहर में ही है। तो इस तरह के एक एक खंड है इसमें कि पार्क में पत्थर का वह बाघ लगा लगता है हूबहू बाघ जैसा, उद्दाम उद्धत, सबकी उत्कंठा ले लेता है अपनी चपेट में और रह जाता है महज एक स्पर्श मन। सबकी उत्सुकता में कोई कैसी भी जिंदगी भोग सकता है, बांट सकता है, खर्च कर सकता है और मिटा सकता है पत्थर के बाघ के सामने पार्क में। पत्थर के बाघ की आंखें नहीं है, कान नहीं है, पंजा नहीं है, पराक्रम नहीं है। देखिए कुछ भी नहीं है उसमें, फिर भी वह तो महज कुछ देर के लिए सचमुच के बाघ का भ्रम पैदा करता है और सबके मन को मोह लेता है। कभी कभी पार्क के किसी कोने में झाड़ियों की ओट में लग जाती है आग, फूल सारे झड़ जाते हैं इधर उधर, अपयश की हवा मंडराती है खंड मंडल में। पत्थर के बाघ के शरीर में थोड़ा सा काला रंग पुत जाता है जो मिट भी जाता है आसानी से कपड़े से पोंछ देने या पानी के से धो देने पर। सिर्फ जल चुके पेड़ पौधे पौधों को अखुआने में साल दर साल लग जाते हैं या फिर अंकुरित ही नहीं हो पाते। और यह जो गायत्री बाला पंडा का बाग है वह हमारी और आपकी तरह ही विकल है। वो पानी ढूंढते हुए समंदर के किनारे चला जाता है और अ, जब वहां जाता है वह, तो उसको एक भय पैदा होता है, उसके भीतर भी एक भय आ जाता है। यह जो विडंबना बोध पैदा किया है गायत्री बाला पंडा ने कि बाघ से लोगों को भय लगना चाहिए लेकिन बाघ भयभीत है, ये कैसा समय है। इसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। आ, पानी के किनारे जाकर चौंक गया बाघ, डर गया। यह कैसा पानी है, कैसा स्वाद, कितना विशाल है यह जलराशि। समुद्र से उठती लहरें देख दहाड़ने लगा बाघ, क्योंकि लहरों की आवाज सुनकर समुद्र में उसके जैसा कोई है उसने सोचा। समुद्र किनारे बैठकर न जाने क्या क्या सोचता रहा बाघ समुद्र के बारे में। अपने हृदय में असंख्य असंख्य लहरें दबाकर रखने की कोशिश में जुट गया, फिर भी समुद्र ने उसे परेशान किया। मैं कहना यह चाहता हूं इस पूरी बातचीत में कि इसमें बाघ के अधिकतर जितने रूप हो सकते हैं उन सब रूपों को रूपक के रूप में सामने रखकर गायत्री वाला पंडा ने अपने समय का आख्यान लिखने की कोशिश की। यह उचित ही है कि इस संग्रह का नाम बाघ उपाख्यान है। यह हमारे समय की कथा है जो कविता में कही गई है।
रूपक के माध्यम से कही गई है। आप जंगल के बाघ से आप बच सकते हैं, लेकिन वे बाघ जो मनुष्य के रूप में है, उनसे आप कैसे बचिएगा? जो हर पल शिकार की ताक में हैं, शिकार की मुद्रा में हैं, उनसे कैसे बचिएगा? अनुवाद में जो भाषा आई है, राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने जो भाषा चुनी है इसके लिए, जिसका प्रयोग किया है, डूब कर जो अनुवाद किया है, आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि जैसे गायत्री बाला पंडा ने हिंदी में ही इसको लिखा है। आपको ये लगेगा ही नहीं कि यह मूलतः उड़िया में लिखी गई कविताएं हैं। ऐसा जीवंत अनुवाद है राजेंद्र प्रसाद मिश्र का। मतलब कहीं भी एकदम जिसको कहते हैं कि अ, सारे जो मुहावरे हैं वो हिंदी के मुहावरों की तरह अनुवाद कर लेना। और यह इसलिए संभव है कि राजेंद्र प्रसाद मिश्र की गति दोनों भाषाओं में मातृभाषा जैसी। उड़िया उनकी मातृभाषा है, वो भोजपुरी भी बहुत अच्छी बोलते हैं। यह दुर्लभ सी बात है कि उड़ीसा के एक अंचल में रहते हुए उन्होंने भोजपुरी भी सीखी और हिंदी में पढ़ाई लिखाई की। शिक्षक भी रहे और एनटीपीसी में अधिकारी रहे, बहुत सारी भूमिकाओं का निर्वाह किया है उन्होंने। तो ये कविता आपको मूल कविता का आस्वाद देती है। इसको पढ़ते हुए आपको ये नहीं लगता कि मूल में जो होगा शायद वह छूट गया है इसमें, तो छूटा नहीं कुछ भी। और यह कवि के रूप में गायत्री बाला पंडा के लिए उपलब्धि की तरह है कि उनकी कविता हूबहू उसी तरह हिंदी में आ गई है जैसे वो उड़िया में है। यानी कि अगर एक ऐसा व्यक्ति हो जो हिंदी उड़िया दोनों समझता हो और दोनों कविताओं का समानांतर पाठ किया जाए, तो मुझे लगता है कि उसे बराबर का सुख मिलेगा। और इसके लिए अनुवादक की प्रशंसा की जानी चाहिए। और याद रखिए, मैं बार बार कहता हूं, जब भी अनुवाद की किताबों पर हम लोगों ने चर्चा की यहां पर, तब भी कहा, लिखा तब भी, कि अनुवाद ने एक समानांतर सांस्कृतिक विश्व की संरचना की। अगर अनुवाद नहीं होते तो यह जो मेल जोल है संस्कृतियों के बीच, यह संभव नहीं होता। यह संभव ही इसलिए हुआ कि साहित्य का अनुवाद हो सका। साहित्य का अनुवाद हुआ तो एक भाषा से दूसरी भाषा में साहित्य आया, तो संस्कृति के साथ आया, वहां का जीवन लेकर आया। वहां का जो कुछ भी था वो सब लेकर आया और एक आवाजाही बनी, एक रिश्ता बना। हम भारत जैसे महादेश में रहते हैं जहां कितनी तो जीवंत भाषाएं हैं, एक से एक बड़ी भाषाएं, महत्वपूर्ण भाषाएं, सब में महान साहित्य है। अगर ये अनुवाद नहीं होता तो आज हम गायत्री बाला पंडा को कैसे जानते? मैं उड़िया या तो सीखता तब जानता, लेकिन मुझे हिंदी में ये किताब मिल गई और मैं इसको पढ़ पाया। तो अनुवाद का काम बहुत बड़ा है। इसकी बहुत जरूरत है और इसकी बार बार प्रशंसा की जानी चाहिए। अनुवादकों के काम को प्रथम श्रेणी का काम मानना चाहिए। वो प्रथम श्रेणी का कार्य है, द्वयम दर्जे का कार्य नहीं है यह। कई बार कुछ लोग सोचते हैं कि अच्छा अनुवादक हैं, भैया अनुवादक को पहली पंक्ति में बिठाइए, तभी बात बनती है, वरना आप सिर्फ अपनी भाषा के रचनाकार होकर रह जाएंगे। चाहे आप हिंदी में लिखते हो, मराठी में लिखते हो, तमिल में लिखते हो, तेलुगु में लिखते हो, मलयालम में लिखते हो, असमी में लिखते हो, जिसमें भी लिखते हो। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और मतलब इस संग्रह को पढ़ते हुए ये लगा, केदार जी को पढ़ते हुए तो लगा ही था, इस संग्रह को पढ़ते हुए लगा कि एक हिंसक जानवर के माध्यम से आप मनुष्यता की कितनी बातें कर सकते हैं, मनुष्य जीवन की कितनी परतों को खोल सकते हैं। और यही कवि की सामर्थ्य होती है। हाँ? एक कविता में एक जगह इन्होंने कहा भी है कि जो चीजें चारों तरफ दिख रही हैं, कई बार जो दिख रहा है वहां नहीं है बाघ, बल्कि जहां वो नहीं दिख रहा है वहां है बाघ। यह भी एक बड़ी बात है। और एक जो खंड 54 है उसमें तो सीधे सीधे आह्वान है, पुकार है। वो कहती है, बाघ बाघ आओ मेरे आंगन, खाने को दूंगी तुम्हें स्वादिष्ट मांस, पीने को दूंगी तुम्हें हड्डियों की मज्जा, उपहार में दूंगी तुम्हें हतप्रभ मुस्कान, रहने को दूंगी आत्मा का आसमान। आओ बाघ सुन लो, स्पर्श कर लो, नोच लो, चूस लो मेरी अंतर्भेदी पुकार का उद्घोष। इस कविता पर विचार किया जाना चाहिए कि बाघ को
कवित्री आमंत्रित कर रही है, क्योंकि यह जो बाघ सचमुच का बाघ है, शायद वह उस ढंग का नरभक्षी नहीं है। उसे भूख लगेगी तो शायद वो ऐसा काम करता है, अन्यथा नहीं। लेकिन यहाँ तो भरे पेट के लोग शिकार कर रहे हैं, बाघ से अधिक खतरनाक है वो। तो आप इसको देखें, जो अंतिम खंड है इसका, जहां पर वो कहती हैं कि बाघ नहीं जानता जीवन छोटे छोटे दुखों का विलास है। एक जगह इस कविता में कहती हैं कि वो पानी ढूंढता है जहां हिरन है, बाघ नेपथ्य में रहता है हमेशा, दृष्टा होता है नहीं होता भोक्ता। बाघ दीर्घ से दीर्घतर हो, भविष्य की ओर तेजी से लगाता है छलांग, मनुष्य दृष्टा होता है फिर भोक्ता बन जाता है। आप देखेंगे कि इन कविताओं में दार्शनिक पुट भी है, एक चिंतक का स्वरूप भी आपको दिखेगा कि गायत्री बाला अपनी कविताओं में बहुत गहरा चिंतन ले करके उतरती हैं। उनका चिंतक स्वरूप इन कविताओं में बार बार दिखाई देता है, सामने आता है। और बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण संग्रह है ये मेरी नजर में। एक कविता में सोचिए, आप कल्पना करिए कि क्या बाघ रो सकता है? बाघ, लेकिन कवित्री को लगता है। और क्यों लगता है? वो कहती हैं कि अचानक एक दिन बाघ का गला भर आया, वह रोने लगा। उसके रोदन से थर्रा उठा जंगल, स्तब्ध रह गए पशु पक्षी, पेड़ पौधे, पर्वत पहाड़। बाघ का रोना शायद दुनिया के लिए अचंभा हो सकता है, मगर कभी कभी बाघ का रोना जरूरी है। जरूरी है अपने भीतर छुपे सत्य को आविष्कार करना, जरूरी है अपनी असमर्थता और नासमझी को अंतःस्थल से बाहर निकाल जी भर कर देखना। बाघ के रोने का कारण तलाशने में जमीन आसमान एक करते समय बाघ सिसकियां ले लेकर दहाड़े मार मार कर रोता था। रोने की वजह थी बाघ बन गया था एक छोटा सफेद खरगोश, घास पर फुदकता फिर रहा था खुशी से। सुबह की मुलायम धूप में जो नहीं जानता किसी भी पल फंस सकता है वह मौत के पंजे में। अपने देहांतरण के दुख से, बहुत अच्छी पंक्तियां हैं, अपने देहांतरण के दुख से रो रहा था बाघ, अगले जन्म में खरगोश बनने के भय से। जबकि यह देहांतरण पुनर्जन्म सब घटित हो रहे थे सिर्फ सपने में। युग युग तक अमर हो जाने की इच्छा आम इंसान की तरह बाघ को भी ग्रस सकती है। यह जो, देखिए ना, कविता वहीं बड़ी बनती है जहां वो विडंबना को पहचानती है, विडंबना बोध की सही पहचान कर लेती है। यह जो अमरत्व की आकांक्षा है, जो मनुष्यों में कूट कूट कर भरी होती है, जिधर झांकिएगा उधर ही अमर होने की अभिलाषा आपको दिख जाएगी। तो ये कहती हैं कि बाघ में भी आ गई वो अभिलाषा, और इस विडंबना को देखिए। लेकिन बाघ की अभिलाषा, एक तरह से कहेंगे कि यह जो मनुष्यों का संक्रमण है उधर की तरफ, शायद उससे आ गया हो। वो अमरत्व की धारणा शायद बाघों के संसार में नहीं है, बाघों का जो विश्व है उसमें नहीं है, ये मनुष्यों की अपनी कल्पना है। हाँ, कि सब कुछ भोग लो और अमर रहो। यह दुनिया न छोड़ने की जो अभिलाषा है ये मनुष्यों में पाई जाती है, और इसको बाघ के स्वप्न के साथ जोड़ करके गायत्री बाला पंडा ने नया अर्थ देने की कोशिश की, उसमें अर्थ भरने की कोशिश की है। और यही कवि करता है, यही उसकी कलात्मकता है। और कह सकें अगर कोई दार्शनिक पुट है, कुछ दर्शन जैसी चीज है, तो वह भी ऐसे ही किसी चीजों में आ जाती है। हाँ, हम कोरोना का समय देख चुके हैं, कैसे मनुष्य अपनी परछाई से डर रहा था, अपनी परछाई भी उसको नहीं दिख पा रही थी। इस एक खंड ऐसा है, इसमें 32वां जो खंड है इस संग्रह का, उसमें गायत्री लिखती हैं, एक दिन अपनी परछाई देखकर डर समा गया बाघ के मन में। उसे लगा मानो कोई पीछा कर रहा हो उसका, कोई दबे पांव चल रहा है उसके पीछे पीछे। वैसे याद रखिए इस बात को कि हर बाघ का एक समय आता है अंत वाला, और एक समय आता है जब उसे लगता है कि कोई और बाघ पैदा हो गया है जो उसके पीछे आ गया है उसका शिकार करने के लिए। इसलिए जो बाघत्व है वह कोई स्थायी चीज नहीं है।
आज जिसके पास है कल उससे उसको छूटना ही छूटना है। और इसी एक बात का अगर किसी में बोध आ जाए तो शायद यह जो मनुष्य जीवन का सौंदर्य है वो बढ़ जाएगा। हाँ? लोगों को लगता है कि वो अमर हो गए हैं, वही अमरत्व की बात, उनका समाप्त ही नहीं होगा कोई चीज। तो गायत्री इसको बहुत सलीके से रेखांकित करती हैं कि यह जो बाघत्व है वह जाएगा, और बाघ को भय है कि कोई पीछा कर रहा है, दीमक की तरह फैल चुका है आतंक उसकी आत्मा में। कितना अच्छा प्रयोग, दीमक की तरह फैल चुका है आतंक उसकी आत्मा में। बाघ हंस नहीं पा रहा आसानी से, रो नहीं पा रहा, दौड़ नहीं पा रहा शिकार के पीछे, मन नहीं लग रहा मृग के मांस में। बाघ देखता है आगे पीछे, बाएं दाएं, हर जगह वही वही परछाई, परछाई के चंगुल से छुटकारा कहा, छुटकारा तो कहीं नहीं है। इसलिए जो हमारे भीतर की मनुष्यता है उसकी रक्षा जरूरी है। इस संग्रह का अगर कोई प्रोटोप्लाज्म बनता है, इस संग्रह का कोई जीव द्रव्य बनता है, तो बाघ उपाख्यान का कोई जीव द्रव्य बनता है, तो वह है मनुष्य और मनुष्यता की रक्षा करना। मनुष्य मन की जो कोमलता है उसकी रक्षा करना, उसी को बचा लेना। और यही कवि का सपना है, बाघ के बहाने, एक हिंसक जानवर के बहाने हिंसा की समाप्ति का स्वप्न, हिंसा की को मिटा देने का स्वप्न। मैं गायत्री बाला पंडा को उनके इस संग्रह के लिए, हिंदी में आए इस संग्रह के लिए, अनुदित संग्रह के लिए खूब बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद मिश्र का भी अभिनंदन करता हूं कि हिंदी पाठकों को उन्होंने यह एक सुंदर, अर्थवान, प्राणवान पुस्तक उपलब्ध कराई है। बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जिस तरह से आपने इस अनुदित पुस्तक पर, जैसे कि राजेंद्र प्रसाद मिश्र जी ने अनुवाद किया और आपने इसे एक अनिवार्य पुस्तक बताया, बाघ जैसे खूंखार जानवर के माध्यम से मनुष्यता को बचाने की बात जिस तरह से कवित्री कहती है और उसे आपने यहाँ प्रस्तुत किया कि यदि ये हिंदी में अनुवाद नहीं हुई होती तो शायद हम गायत्री बालापांडा जी से इस तरह से आपके माध्यम से या किताब के माध्यम से परिचित नहीं हो पाते। पहली बधाई अनुवादक को, दूसरी बधाई कि एक बाघ जैसे खूंखार जानवर के माध्यम से मनुष्यता को बचाने की बात की गई है। मैं राजकमल की वेबसाइट से 2 चीजें यहाँ पर उद्धृत करना चाहूंगा। लेकिन उस बाघ का क्या, जो हमारे भीतर है, जिसके पंजों के निशान हर जगह हैं, हर जगह जिसके खौफ का अंधेरा पसरा हुआ है, वह बाघ जो हमारे पापों, दुष्कर्मों और छलों से बना है, हमारी महत्वाकांक्षाओं से, लालच से, लिप्सा और अबूझ वासना से, वह जो हमारे आसपास हर कहीं हर समय उपस्थित है, जिसका जिक्र आदरणीय सर ने किया। बाघ रो सकता है, इसकी कल्पना एक कवि या कवित्री से बढ़कर शायद ही कोई कर सकता है। बाघ में इस तरह की कोमलता होगी, जैसा कि बालापांडा जी ने कहा है, यहाँ पर गायत्री जी ने लिखा, ये सिर्फ कवि भाव और कवि हृदय ही कह सकता है। शुरुआत में हमने तकनीकी दिक्कत के कारण आज इस पुस्तक का आवरण पृष्ठ आप तक नहीं पहुंचा पाए, उसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं। उनका एक संक्षिप्त परिचय जो सर ने बताया उसके साथ साथ मैं चाहूंगा कि मैं आप तक पहुंचाऊं। गायत्री बालापांडा जी जो कि उत्कल विश्वविद्यालय भुवनेश्वर से हैं, तो उन्होंने अपनी शिक्षा पूर्ण की है। ओडिशा में अब तक उनके 11 काव्य संग्रह, 4 उपन्यास, 2 कहानी संग्रह और 1 निबंध संग्रह प्रकाशित है। महत्वपूर्ण ये कि आपको काव्य संग्रह गांव यानी गांव के लिए साहित्य अकादमी नई दिल्ली का सन 2011 का युवा लेखक पुरस्कार प्राप्त हो चुका है और साथ में राज्य स्तर पर दर्जन भर से अधिक पुरस्कार प्राप्त हैं। सन 2015 में राइटर्स इन रेजिडेंस के रूप में 17 दिनों तक आप राष्ट्रपति भवन में रहकर लेखन और काव्य पाठ कर चुकी हैं। तो ऐसी महत्वपूर्ण कवित्री जो कि उड़िया में लिखती हैं, उनके हिंदी अनुवाद को राजेंद्र प्रसाद मिश्र जी ने उपस्थित करवाया और आदरणीय जितेंद्र जी ने बहुत सरल शब्दों में क्यों ये पुस्तक अनिवार्य है आप तक पहुंचाया। सर,
एक बार पुनः आपका बहुत धन्यवाद इस पुस्तक से हम सभी को परिचित करवाने के लिए। और जो भी इनको साहित्य अकादमी का जो मुख्य बड़ा पुरस्कार है वह भी मिल चुका है, क्या युवा बात के है। अलावा। जी, हो सकता है। हाँ, और ये जानकारी शायद में हमारे पास नहीं थी कि सर ने बताया कि साहित्य अकादमी का जो मुख्य पुरस्कार होता है, वो भी इन्हें प्राप्त हुआ है। यानी एक ऐसी अनिवार्य कवित्री और ऐसे विषय के माध्यम से, जैसा पिछली बार अनूप जी की कविताएँ थी, पृथ्वी को बचाने की बात, वैसे ही यहाँ पर आज बात की गई है, वाघ के माध्यम से किस तरह से मनुष्यता को बचा सकते हैं। बहुत शुक्रिया और एक बार पुनः आपको बधाई डॉक्टर गायत्री बाला पांडा जी। सर आपका बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में कवित्री डॉक्टर गायत्री बाला पांडा जी की इस पुस्तक को परिचित करवाने के लिए। बहुत शुक्रिया सर। और शुक्रिया धन्यवाद रवि जी। जी सर, और शुक्रिया उन दर्शकों का जो हमारे साथ अभी जुड़े, जिनकी बेशकीमती टिप्पणियां हमें प्राप्त हुई। मैं धन्यवाद की श्रेणी में श्रीश पाठक जी, अमरेंद्र पांडे, आलोक मिश्रा जी, शशांक शुक्ला, अमरेंद्र पांडे जी का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने अपनी टिप्पणियों से इस कार्यक्रम को नवाजा और जो बाद में पुनः इस कार्यक्रम को देखेंगे। और पिछले हफ्ते फिर से टिप्पणियां प्राप्त हुई कि यह कार्यक्रम बहुत अनिवार्य है, और जितेंद्र जी तक मैं ये टिप्पणियां आज स्क्रीनशॉट के माध्यम से रात तक पहुंचा दूंगा, जिन्होंने टिप्पणियां भेजी हैं कि यह कार्यक्रम बहुत अनिवार्य है और इसे क्यों आगे बढ़ाए रखना चाहिए। सर बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद।